सिलेबस काफी वास्ट होता है। सो सबसे पहला तो कंफ्यूजन यही होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। यस सर। ठीक है। और उससे भी ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर आप कहीं, जैसे आप स्टडी में हैं, जैसे आप आईआईटी दिल्ली से सिविल यस सर। इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे थे, तो उसमें भी उस चीज के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को मैनेज करना, मैनेज करना। और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं, हम इधर से करें उधर से स्टार्ट करें। यस तो सर। वो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? जैसे आपने अभी बताया कि आपको मोटिवेशन मिला आपके जो भी सीनियर्स थे उनसे, बट एक फिर भी रहता है कि हमें अपने आप से चीजें मैनेज करनी पड़ती है, अपनी यस स्ट्रेटजी सर। खुद बनानी पड़ती है स्टार्ट करने। यस तो वो चीजें हम सर। आपसे जानना चाहेंगे कि यस आपकी सर। स्ट्रेटजी क्या थी, कि आपने आईआईटी दिल्ली की पढ़ाई के साथ साथ अपनी इस चीज को मैनेज किया, और यस सर। जस्ट 2018 में ग्रेजुएट होने के बाद अगले साल ही आपने क्वालिफाई किया। यस सर। पहले मैं मैनेजमेंट पे आ जाता हूँ। तो जैसे टाइम मैनेजमेंट की थ्रू कॉलेज, मतलब विद कॉलेज, और बहुत लोगों का क्वेश्चन शायद जॉब वाले भी होंगे, उनका भी यही सवाल रहता है जॉब के साथ कैसे बिल्कुल करें। बिल्कुल ये दो बिल्कुल, हाँ। सवाल पर्टिनेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो मतलब मैंने ऐसे मैनेज किया था जब मैं थर्ड ईयर में था। तो मतलब सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ रहता था हमारा कॉलेज, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऐसे ही काम करता है, मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता तो। स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ संडे ऑफ रहता है, उसमें सैटरडे भी ऑन रहता है। अच्छा, ये पता नहीं हाँ था ठीक, मुझे। बात यह है। तो मतलब वीकेंड्स को यूटिलाइज करता था मैं मोस्टली। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मतलब थोड़ा सा मैं क्या करता था ना, कि जो जो कोर्सेज थे हमारे जिसमें अटेंडेंस जो था, भले ही ऑन पेपर कंपलसरी था, सॉरी, ऑन पेपर कंपलसरी था, बट सर लोग जो थे हमारे थोड़े मतलब चिल थे, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, रियल फैक्ट। तो वो लोग अटेंडेंस में इतना मतलब वो फाइट नहीं करते थे, तो मैं उन क्लासेस को कम करता था। तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के टाइम पढ़ लेता था, मतलब कुछ फ्रेंड्स थे हमारे वो पढ़ा भी देते थे। तो इस तरह से मतलब जो उनके जो क्लासेस थोड़ा कम जाता था, बेयर मिनिमम जो इम्पोर्टेंट था। ये मैंने थर्ड ईयर से किया। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर मैंने प्रॉपर पढ़ाई की, मैंने सीजी ऑलमोस्ट 9 के पास ले आया था फर्स्ट एंड सेकंड ईयर पे। देन थर्ड एंड फोर्थ ईयर थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा ही मतलब मैं यूपीएससी में आ गया था। ठीक है। बट मैनेजमेंट के लिए एक तो छुट्टियां भी होती हैं काफ़ी सारी। ठीक है, तो उन छुट्टियों को यूटिलाइज करना है, बट हाँ डिफिकल्ट जरूर होता है कि कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना। तो मतलब शुरू, मेरे जो शुरू के 2 साल थे वो कॉलेज के साथ ही था। एंड मैंने एक और चीज़ किया था, कॉलेज वालों को शायद आपको बता सकता हूँ, कि जैसे मैंने क्या किया था कि कोर्सेज अपने जल्दी खत्म करने की कोशिश की थी। जैसे क्रेडिट सिस्टम होता है बहुत जगह, आईआईटी में तो है, मुझे बाकी कॉलेजेस का पता नहीं, कि आप पहले ही अपना मतलब कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। सो आखिरी सेमेस्टर जब, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स में अपियर होने वाले थे 18 में, एंड उसी साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था 18 के मई में, जून में अनिल, आपके एग्जाम। पंखे की आवाज आ रही है, शायद आप अगर उसको ऑफ कर सके यार। हाँ, थैंक वही यू। मुझे लग रहा था। ओके, हाँ अब आ रही थैंक है यू। ना? नहीं या नहीं, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, मतलब गो अहेड बहुत गो अहेड बहुत गो अहेड। बहुत सॉरी लोग तो डिस्टर्ब फील करने के करते लिए। हैं। तो तो मैं ये कह रहा था कि मतलब मैंने थोड़ा जल्दी भी अपने जो डिग्री रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश की थी। सो उससे क्या हुआ, आखिरी सेमेस्टर में टाइम बच गया था। ठीक है, सो उससे काफी कुछ कवर कर लिया था। ये आप कर सकते हो, मतलब आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे टाइम है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। देन देखना पड़ेगा कि आपके जो प्रोफेसर्स है वो मतलब चिल है कि नहीं आपके क्लासेस ना आने से। अगर कंपलसरी है तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप फाइट ले लो, क्लासेस मत जाओ, बाद में फेल हो जाओगे, ऐसा मत करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप पहले ग्रेजुएशन कर लो, देन उसके बाद 1 साल आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बट इन माई ओपिनियन कम से कम 1.5 साल लग जाता है वो जीएस एंड ऑप्शनल को कवर करने में। मतलब आप 1 साल में ऑलमोस्ट जीएस तो कर लोगे, बट 6 या 7 महीने ऑप्शनल में लगता है। सो आइडियली मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि 1.5 साल पहले आप स्टार्ट कर दो। लाइक अगर जैसे अभी कर रहे हो तो मे बी आप 2022 के लिए आप जा सकते हो आइडियली। ठीक है, बट स्टिल अगर आप नहीं, अगर आपको करना ही है 2021 का देना, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट 1.5 साल चाहिए होता है तैयारी के लिए। एंड दूसरा जो था कि जॉब वालों के लिए, फिर मैं वो एक सवाल जो स्टार्ट वाला उस पर आऊँगा। तो जॉब वालों के लिए मतलब ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसलिए आइडिया है क्योंकि जब मैं कोचिंग में था ना, तो बहुत सारे लोग जो थे वो जॉब वाले भी थे। तो वो लोग जॉब के साथ साथ वो कोचिंग करते थे। ठीक है, तो वो मुझे बताते थे, एक तो वो वीकेंड को कोचिंग करते थे। ठीक है, और उसके अलावा उस समय तो उनको टाइम मिलता ही था। इसके अलावा वो लोग क्या करते थे ना, कि बहुत सारे ओके चलो एक चीज बता देता हूँ, व्हाट वाज योर ऑप्शनल कुछ पूछ रहे हैं तो मेरा मैथ्स था ऑप्शनल, मैथमेटिक्स। ठीक है। हम उस पे आएंगे अनिल, हाँ धीमे धीमे। ओके हम ठीक आपसे सारे क्वेश्चन हम ठीक है। कवर करेंगे। ठीक है, वो पॉप अप किया था मेरे स्क्रीन पे। ठीक नहीं है। नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल। ठीक। तो मैं ये बता रहा था कि वर्किंग के लिए तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे कैम स्कैनर में खूब सारा नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में बना के रखते थे। जब ऑफिस में जाते थे, जहाँ उन्हें टाइम मिलता था वहां पढ़ लेते थे।
एंड जब मान लो मेट्रो में वो ट्रैवल करते थे या जैसे भी ट्रैवल करते थे, तो उस समय हो सकता है वो वीडियोस देख लेते थे। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर के एनालिसिस के वीडियो आते हैं, वो कुछ काम के होते हैं, या आपको कुछ लर्निंग वाले वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारे वो काम कर लेते थे। या कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, बट वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है मूविंग ट्रेन और ये सब में करना, ठीक है। सो और इसके अलावा वो लोग मतलब वो जो भी उनका वीकेंड्स रहता था उसको यूटिलाइज करते थे, जो वर्किंग वाले लोग हैं। मतलब मिला जुला के सार यही है, आपके पास जहां जहां से टाइम बच रहा है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये मतलब जरूरी है कि आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा अपनी चीजें। प्रायोरिटाइज, हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जॉब छोड़ दो, आपके खुद प्रायोरिटीज होंगे, आपके फैमिली का कंडीशन सही नहीं होगा, खुद के लिए भी चाहिए होता जॉब। सो मतलब बट मैनेज किया जा सकता है डिफिकल्ट है, मतलब सर्टेनली डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल तो श्योरली नहीं है। बहुत लोग जॉब के साथ करते हैं। एंड में एक चीज और बोलूंगा, जब आप जॉब के साथ करते हो तो दो फायदे ये है कि आप थोड़ा मोटिवेटेड रहते हो, आपको पता है कि आपका टाइम कीमती है, आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो। जैसे हम लोग, जैसे मैं खुद भी कभी टाइम वेस्ट करता था, यूट्यूब पे कुछ चला दिया आलतू फालतू, क्रिकेट के जैसे मैं खूब वीडियोस देखता था, ठीक है, तो वैसे टाइम पास करता था। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू पैनल्स जनरली उन लोगों को प्रेफर करते हैं या तो जो वर्किंग वगैरह हो या तो थोड़ा यंग हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब आप कुछ नहीं करो, सिर्फ यूपीएससी का प्रिपरेशन करो काफी लॉन्ग टाइम में, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मतलब जो पैनल्स होते हैं वो चाहते हैं अगर आप वर्किंग हो तो बहुत अच्छा वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो वर्क कर रहे हो, देन उसके साथ साथ भी आपने यूपीएससी किया, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये होगी बात। ठीक है सर, अब मैं उस वाले पे आ जाऊँ कि स्टार्ट कहाँ से करें, हाँ हाँ, या अभी और सवाल है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि हाँ, जैसे कंफ्यूजन रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैं स्टार्ट चाहूंगा कहाँ इसमें करें? आप ये भी ऐड करें कि जो एक प्रीलिम्स और मेंस की, कई बार क्या होता है हम स्टार्ट हम्म तो करते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि हम प्रीलिम्स को पहले लेके चलें या मेंस को ठीक पहले लेके ठीक चलें, ठीक या ठीक है सर। उसमें कैसे हम एक कनेक्शन ठीक ठीक मेंटेन ठीक करें, तो उसके ठीक वो ये भी ठीक जवाब अगर साथ में ठीक। दे देंगे तो ज्यादा जी बेहतर जी बिल्कुल सर। सर देखो, स्टार्ट जैसे करना है ना, तो जैसे आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक्स होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं ना। तो वैसे एनसीईआरटी बुक्स इम्पोर्टेंट तो है, बट मेरा ये मतलब पर्सनल ओपिनियन है, मतलब इफ़ यू वांट टू टेक इट और नॉट, कि सारे एनसीईआरटी बुक्स काम के नहीं है, है ना। आपको कुछ बेयर मिनिमम एनसीईआरटी बुक्स है जो आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे एनसीईआरटी 6 to 12 करने हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द जो आप देखोगे आजकल के जो एस्पायरेंट्स है बहुत सारे, लाइक आप लास्ट ईयर का जो टॉपर था कनिष्क है। कटारिया, इन लोगों को सुना, किसी को भी थोड़ा सुनोगे, तो जो लोगों ने थोड़ा 1-1.5 साल में काम किया तो वो लोग सारे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ काम किए तो एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा सजेशन रहेगा पहले तो कि आप देखोगे आपको स्कूल में कौन सा इंटरेस्ट था, किस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल मे बी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, मतलब सब्जेक्ट इन द सेंस की सोशल साइंस का कौन सा सब्जेक्ट, नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो आप देखो कि सोशल साइंस का कौन सा आपको इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को ज्योग्राफी में हो सकता है, पॉलिटी में हो सकता है। पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये सारी चीजें जो है, ठीक है, उनमें इंटरेस्ट। तो आप पहले तो वो देखो आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना। तो अगर सपोज आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है, ठीक, तो चाहो तो आप स्टार्टिंग के लिए उसका एनसीईआरटी आप उठा सकते हो। जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, बुक्स तो है ना, मैंने एक सोर्स जो है वो शेयर कर रखा है और सर भी शेयर कर देंगे आपको। तो उसमें मैंने बुक्स बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मेंशन कर रखा है, तो पॉलिटी का एनसीईआरटी के मैंने वो मेंशन कर रखा कौन सी एनसीईआरटी है। तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा अमेजोन पे, जो मिल रहा है आपको, या तो आप अमेजोन से खरीद लो या तो फिर आप बुक स्टोर से जाके खरीद लो। मैंने एक्चुअली फोटो लगा दिया प्रॉपर, है ना। बिल्कुल, हम तो जैसे आपको ही ये वेबिनार खत्म होने जस्ट पहले हम वो लिंक शेयर कर देंगे। हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी बुक है ना। तो न्यू ओल्ड वो भी मैंने सब एकदम न्यू है कहाँ ओल्ड है सब डाल दिया, है ना। सो हाँ एग्जैक्टली, ये शायद डॉक मुझे दिख रहा है फ्रॉम में, ठीक ठीक, हाँ हम्म, डॉक शेयर हो गया, यही डॉक है। सो उसके अंदर मैंने बुक्स वुक्स बता रहे हो, तो आप एनसीईआरटी से चालू कर सकते हैं स्टार्टिंग में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में जो है कोशिश करो कि दो सब्जेक्ट जो है ना उनको थोड़ा अगर आप स्ट्रेंथन कर लो ना तो आपको बहुत काम आएगा। जैसे मतलब फाउंडेशनल पिलर्स मैं मानता हूँ, जैसे पॉलिटी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से जो डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ये सब, उसको, और एक इकोनॉमी, है ना। मतलब हम लोग सिविल सर्विसेज में इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक्स नहीं होता है ना। दोनों में डिफरेंस मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत लोग पढ़ते हैं अपने कॉलेज में। फॉर एग्जाम्पल फर्म्स का आप देखोगे, बहुत सारे फॉर्म से मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हो इकोनॉमिक्स में, वो काम का नहीं है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जो पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, नॉट ए पर्टिकुलर फर्म। तो इकोनॉमी, और आप उससे चालू कर सकते हो पॉलिटी से स्टार्टिंग में। मतलब
ये है मेरा सजेशन। बट इन केस अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो आप हिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में आप किसी से भी स्टार्ट कर लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बट इतना याद रखना कि पॉलिटी और इकोनॉमी जो है फाउंडेशनल पिलर्स होगा। अगर आप ये कर लोगे तो आपको न्यूज़पेपर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, उस पर भी मैं आऊंगा कब पढ़ना है, कब कब से स्टार्ट करना। अब एक सवाल जो बिल्कुल मैं बिल्कुल कि प्रीलिम्स और मेंस को कैसे सेग्रीगेट करें, बिल्कुल प्रीलिम्स का कब बिल्कुल। पढ़े, है ना। तो देखो, आप जिसका भी आप सुनोगे टॉक वॉक, मैं ही नहीं ये बात बोलता हूँ, सब लोग यही कहेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस जो है ना वो इंटीग्रेटेड चलता है, ज्यादा सिलेबस को हम लोग सेग्रीगेट नहीं करते, है ना। मोस्ट ऑफ द चीजें प्रीलिम्स और मेंस का ओवरलैप करता है ना। तो प्रीलिम्स में आप बहुत सारे जो फैक्ट्स पढ़ोगे वो आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं ना। लाइक आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ा, कौन कौन लीडर्स थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या इवेंट्स पे, तो ये सब आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। कुछ आज चीजें जो होती है वो एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ फैक्ट्स याद कर रहे हो कि ये स्कीम जो है इस मिनिस्ट्री का है, या इस स्कीम में इतने पैसे आउट लिए, इन केस अगर आपने पढ़ा, या हम्म। ये मिशन है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव, या कोई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है, ये सब प्रीलिम्स के लिए, तो वो अलग चीज है। ये जो स्पेसिफिक काम है ये आपको एग्जाम से 3-4 महीने पहले करना है ना प्रीलिम्स का। ये बाकी आप इंटीग्रेटेड पढ़ोगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि प्रीलिम्स में कहाँ काम, प्रीलिम्स में कितना काम आएगा मेंस में। आप पढ़ रहे हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों जगह काम आएगा, प्रीलिम्स मेंस, और इनफैक्ट दोनों जगह नहीं, तीनों जगह, इंटरव्यू में भी काम आएगा, है ना। ठीक। बिल्कुल तो ये हो गया। एंड जो सेग्रीगेशन जो करना है ना प्रीलिम्स का, तो मेरा सजेशन रहेगा, तो बहुत लोग तो 90 डेज पहले या 3 महीने पहले कहते हैं जब आपका प्रीलिम्स है, ठीक है, उसके 3 महीने पहले आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे आ जाओ, मेंस के जो भी मेंस वाली चीजें उसको छोड़ दो, ठीक है। बट मेरा सजेशन रहेगा 4 महीने पहले कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा जो है ना वो अनसर्टन हो जाता है, लाइक इट्स लाइक अ T20 मैच, तो आप और कुछ जब नहीं से कर सकते। सीसैट हटा है तब से और भी अनसर्टेन हो गया यस है। सर, यस सर, इंजीनियर्स के लिए और डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। जब सी सेट था तो इंजीनियर जो है सी सेट में नंबर ला के क्लियर कर जाते थे, शायद मैं भी कर जाता, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हुआ नहीं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि 4 महीने टाइप आप दे दो प्रीलिम्स को, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा तो आई डोंट थिंक इतना चाहिए, 2-3 महीने भी आप पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक। और मेंस, फिर प्रीलिम्स के बाद तो मेंस ही है। मेंस में तो ऑब्वियसली जो प्री और मेंस का बीच का टाइम मिलता है उसमें आप मेंस ही करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जो है प्री और मेंस इंटीग्रेटेड करो, और कोशिश करो कि जैसे प्री और मेंस इंटीग्रेटेड, ऐसे एक तो पढ़ो दोनों को साथ में, ठीक है। इसके अलावा क्या करो ना, प्रीलिम्स के जैसे टेस्ट आते हैं, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज जो है उसके बारे में मैंने लिख रखा है वहाँ पे, जो डॉक मैंने शेयर किया ना गूगल बिल्कुल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर मैंने लिंक भी दे रखा है, एक फ्री यूपीएससी मटेरियल एक वेबसाइट है, आप नोट करने की जरूरत नहीं है, सब मैंने लिंक में दे रखा है, ठीक है। तो उसमें आप जाना, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसे है तो बहुत सारी कोचिंग जिनके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, बट विजन IAS डिसेंट है, ठीक है। आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा आराम से, इंटरनेट पे कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एंड ये हो गया प्रीलिम्स। अब मेंस का जो है, मेंस में थोड़ा डिफरेंस ये कि यहाँ पे आपको ब्रॉड आंसर्स लिखना है, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको फैक्ट्स जो है खूब फैक्चुअल चीजें पूछेंगे। तो इसमें आपके ऊपर है कि आप कितना फैक्ट्स डालना चाहते हैं, कोई डेटा डालना चाहते हो, कमिटी का नाम डालना चाहते हो, स्कीम्स डालना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। आप अपने आंसर को कितना एनरिच करोगे, तो इसके लिए आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। सो देखो, दो चीजें, एक तो या तो आप क्या करिए, पहले आप स्टार्ट कर लीजिए 1-2 आंसर्स लिखना, ठीक है, मीन्स का आप करो, आप आंसर लिखोगे कहाँ से और एवेलुएट कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए है एक प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म है इनफैक्ट, एक IAS बाबा और एक इनसाइट्स ऑन इंडिया। तो इन दोनों का मैंने शेयर कर रखा है जो लिंक, वो डॉक में आपको मिल जाएगा। इनमें क्या होता है, ये लोग रोज क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो IAS बाबा का लिख लो, इनसाइट से क्यों, जिसकी आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मैं प्रेफर थोड़ा IAS बाबा करता था, थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन रहता था, तो उसमें आप क्या करो, क्वेश्चन को लिखो देन अपलोड कर दो, वहां पे कोई आपका चेक कर सकता है आंसर, ठीक है, उनके जो वो होते हैं वैल्यूएटर, ये फ्री इनिशिएटिव है, ठीक। ये तो हो गया शुरू शुरू में एक दो आंसर लिखो, बट ये एग्जाम के लिए काफी नहीं है। फाइनली आपको क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटे में 20 सवाल लिखने हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट ये बहुत चैलेंजिंग काम है, मीन्स जो है उसमें टाइम की बहुत कमी पड़ती है, ठीक है। सो मीन्स में टाइम का एकदम मारा मारी रहता है, आप 3 घंटे में तभी लिख पाओगे एग्जाम में जब आपने मॉक टेस्ट में आपने 3 घंटे में लिखा, या 3 घंटे 10 मिनट में भी आपने कंप्लीट किया एटलीस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मॉक के टाइम आपने 4.5 घंटे या 5 घंटे में कंप्लीट किया था, देन फाइनल एग्जाम में 3 घंटे में नहीं होगा। सो प्रैक्टिस जो है मेंस आंसर राइटिंग की बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो मेरा ये सजेशन रहेगा, आप शुरू शुरू में एक दो आंसर्स लिखते रहो, ठीक है। देन बाद में क्या करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बट मेरा बस यहाँ पे एक सजेशन रहेगा, यहाँ एक एरिया है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज खरीद लेना चाहिए मेंस में, ठीक है। वो इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि आपको इवेलुएट करवाना अपना आंसर, आप सिर्फ आंसर लिख के रह नहीं सकते ना, आपको कोई चक्कर चाहिए, ठीक है।
कोई एक्सपर्ट लोग हैं, डिसेंट एक्सपर्टीज हो जिनका एग्जाम का, तो वो आपको एक्सपर्ट चेक करके देगा, देन फीडबैक देगा कि आपका इंट्रोडक्शन खराब रहता है या बॉडी में आपका दिक्कत है, आप कमिटी के नाम नहीं लिख रहे हो, है ना, इस आंसर में ये गड़बड़ है, देन आपको मार्क्स वार्क्स भी देंगे। बट मेरा सजेशन रहेगा कि मार्क्स को दिल पे मत लेना, सजेशंस को थोड़ा देखना कि अगर आपको लगता है कि ये सजेशन रेलेवेंट है, ठीक है, देन आप उसको इनकॉर्पोरेट करो आगे के आंसर्स में। सो अल्टीमेटली मेंस के लिए क्या है ना, कि एक तो मेंस के लिए दो चीजें, सबसे पहले तो आपको रिवाइज खूब करना पड़ेगा चीजों को, तब आप जाके आंसर्स लिख पाओगे, क्योंकि दिमाग में तभी आपके चीजें रहेगा जब आप बहुत बार रिवाइज किए, देन आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, मेंस में ये होता है। देन आपको तेज आंसर्स लिखना, बहुत तेज लिखना है, ठीक है, एंड ये तेज जो आंसर्स है ना, ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे खूब सारा। मतलब मैं थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लोगों को बता दूं, जब मैंने पहला टेस्ट लिखा था तो मुझे 2 दिन लगा था टेस्ट लिखने में, ठीक है, एंड 2 दिन लगा था, सही बता रहा हूँ, सैटरडे एंड संडे को मैंने लिखा था। जो टेस्ट मुझे 3 घंटे में लिखना था वो मैंने 2 दिन में लिखा था। इस तरह से लाइक मॉर्निंग में गया लाइब्रेरी में, किसी छोटा सा एक कमरा ले लिया आइसोलेटेड सा, जहाँ पे कोई ना मुझे देखे टेस्ट देते हुए, ठीक है। सो वहां पे मैंने 2 घंटे लिखा, 2 घंटे में ओनली 4 क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है, जो मतलब ठीक है, जो काम मुझे शायद 40 मिनट में करना था मैं 2 घंटे में किया कर रहा हूँ। तो मतलब धीरे धीरे मैंने किया, फिर मैं लंच पे गया, फिर मैं थोड़ा इधर उधर गया, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे तैसे करके मैंने टेस्ट को कंप्लीट किया था 2 दिन में, एक सैटरडे में एक संडे में, ठीक है। मतलब थोड़ा अभी लिखा, देन ब्रेक ले लिया, मतलब बिल्कुल होता है ना थोड़ा सा, मतलब बस मेरा पॉइंट ये था, बिल्कुल बिल्कुल। पेपर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो मुझे भी कितना टाइम लग गया, पहला टेस्ट लिखने में मुझे मे बी 8-9 आवर्स ओवरऑल लगे, मतलब पहले दिन 4 साढ़े 4 घंटे, दूसरे दिन 4 साढ़े 4 घंटे, ठीक। बट मैंने क्या किया, बट मैंने वो नहीं, हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं लिखते रहूंगा टेस्ट। तो धीरे 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 टाइम कम करते गया, 9 से 8, 8 से मे बी 7। जब प्रीलिम्स आ रहा था, प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले जब मैं मेंस का टेस्ट लिखा था 18 वाले अटेम्प्ट में, तब भी टाइम था 55 आवर्स के आसपास। बट जो 19 वाला जब मैंने काफी लिख लिया, तब मैंने थोड़ा और मोटिवेटेड था, तो उस समय मेरे मे बी 4 या साढ़े 3 घंटे आ गए थे मेरे आखिरी में प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। देन मैंने प्रीलिम्स के बाद लिखा, फिर तो मैं 3 घंटे में सारे टेस्ट लिखता था। प्रीलिम्स के बाद मैंने 10 के आसपास टेस्ट दिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल 3 घंटे में कंप्लीट किया। देन फाइनल एग्जाम में मुझे 100% एकदम कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने मॉक में लिख लिया 3 घंटे में, तो यहाँ पे भी जरूर लिख लूंगा। तो मेरा ये सो सजेशन, यस हाँ, तो नहीं नो बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए। यस, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि देखो जो मेन चीज है ना, देखो सबसे पहले आप ये समझो कि प्रीलिम्स जो है फर्स्ट स्टेज है, तो वो आपको आईएएस बनने से रोकता है ना। अगर आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया तो आप मेंस लिख सकते हो, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम। तो इसमें आप बहुत ज्यादा नंबर ला के भी आप कुछ करोगे नहीं, बट आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करना, 5-10 नंबर तक कट ऑफ क्लियर करो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो बट मेंस जो है वो आपको एक तरह से सर्विस दिलाएगा, मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। एक सेकंड जस्ट मैं जरा वाईफाई ऑन कर लेता हूँ, डेटा शायद जा रहा है, जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड बस मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई हेलो, आवाज आ रही है हम्म। सर? आवाज आ रही है ना बिल्कुल मेरी? बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बिल्कुल यस कंटिन्यू सर, करो। हाँ तो मैं मेंस में मैं कह रहा था, सॉरी मतलब कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, इट्स ओके अब इट्स ओके, बिल्कुल ठीक कोई है इशू सर, नहीं। हाँ। तो मैं मेंस में ये कह रहा था, क्योंकि आपके मेंस के जो मार्क्स है दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि 85% ऑफ द मार्क्स है मेंस में, ठीक है, जो आप लिखोगे आंसर। सो वो आपका डिसाइड करेगा आपको, आप जो है फाइनल लिस्ट में आओगे कि नहीं, रियली में तो वही डिसाइड करता है। देन इंटरव्यू के मार्क्स जो वो एक तरह से आपके सर्विस वेरी करता है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप आईएएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, आईपीएस, इंटरव्यू के मार्क्स वो वेरी करेगा, ठीक है। बट मेनली जो आपको बनाएगा ना सर्विस में, जो कोई ला रहा है वो मेंस के मार्क्स ला रहा है, 85% मार्क्स वही है, ठीक है, एंड 15% मार्क्स इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा इंटरव्यू को ज्यादा, मतलब हमें डरना नहीं चाहिए इंटरव्यू से, मेरा ये सजेशन रहेगा। बिल्कुल आप अगर बिल्कुल। मेंस में अच्छा कर रहे हो ना, आप इंटरव्यू में भी कर लोगे अच्छा, दैट इज नॉट ए बिग डील, ठीक। तो अब मुझे लगता पॉइंट है ये, हाँ, प्लीज यस प्लीज सर, लास्ट कंटिन्यू। लास्ट लास्ट सर, कि हाँ पॉइंट ये है कि मेरा सजेशन रहेगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी आप देने जा रहे हो, आप कोशिश करो कि हर हाल में आपका प्रीलिम्स कम से कम निकल जाए। अगर आपने पहली बार में प्रीलिम्स निकाल दे, देन आप मेंस लिख के भी आओगे ना, तो भी आपको अच्छी फीलिंग आएगी। बट अगर आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हो, ठीक है, बट प्रीलिम्स हुआ नहीं, तो आपको ऑलमोस्ट वेस्ट टाइप का हो जाता है अटेम्प्ट, क्योंकि बाद में हम्म, बहुत, मतलब बाद में बहुत गैप रहता है, आपका अगला जो एग्जाम जो आएगा वो सीधे अगले साल आएगा, ठीक है। तो उसने टाइम तक आपको मोटिवेटेड रहना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज है, जैसे जैसा मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है कि जून हम्म, में मैंने एग्जाम दिया, जुलाई में रिजल्ट आया,
एंड मेरा हुआ नहीं। देन मैं ऑलमोस्ट काफी 2-3 महीने तक बिल्कुल अजीब स्थिति थी। 2-3 तो चलो ठीक है, मैंने 15-20 दिन में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, बट इतना ढंग से हुआ नहीं। बट अगर प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता तो मेंस आपका आएगा। देन जो प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच का जो फेज होता है ना, अगर मैं सही बोलूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है एग्जाम का, या पूरे आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज हो सकता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो प्रीलिम्स और बिल्कुल। मेंस के बीच का जो फेज है ना, क्योंकि इसमें आपको अभी तो जैसे मेरे टाइम पे 110 डेज मिला था। उससे पहले जो था मतलब इसके बाद जैसे अभी जो आने वाला जो वो है मेंस, इसमें 100 डेज तो 90 के 100 डेज मिलेंगे। तो इसमें आप बहुत चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। इसमें आप जब टेस्ट लिखोगे, ऑप्शनल का वो टेस्ट लिखोगे या खूब सारा पढ़ोगे, मटेरियल रिवाइज करोगे, तो इससे आपका रैंक बहुत वेरी कर सकता है। सो ये प्रीलिम्स और हम्म। मेंस का बीच का जो स्टेज है ना, मैं सही बताऊँ तो ये आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पेज होगा। ठीक है, अगर आपने इसमें सही से मेहनत कर ली, ठीक है, रिवीजन अच्छा किया, टेस्ट अच्छे दिए, ठीक है, हम्म। मतलब तो आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो फाइनली। ठीक है। हाँ सर, आप बोलिए। हाँ, तो इन शॉर्ट ये है कि सबसे पहले तो जो भी हमारे जो फ्रेशर्स हैं जो इस प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, उनको 1-1.5 साल पहले इसका एक माइंडसेट करके चलना पड़ेगा। यस सर। साथ में उनको अपना कहीं ना कहीं से भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यस 24 सर। घंटे ही है सभी के पास, चाहे वो यस जॉब कर सर। रहे हो चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो। यस साथ ही सर। साथ उन्हें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी शायद प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। और यस सर। यस सबसे सर, जरूरी एग्जैक्टली। जो चीज है वो यस सर। यस प्रैक्टिस सर, करते रहना पड़ेगा मेंस के लिए, बिना एग्जैक्टली। ये सोचे कि चीजें खराब हो रही कि सही हो रही हैं। यस सर। तो मार्क्स से आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मेन आपको बिल्कुल जो बिल्कुल। चीज रहना, जो फीडबैक रहना, जो मैं फीडबैक जो है इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ कि नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव तो करो, मुझे ठीक लगता है। है ये बिल्कुल ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपने एक ब्रॉड एस्पेक्ट सभी चीजों का खोला, स्पेशली मेंस और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए जो एक पूरी यस जर्नी होती है उसको हम कैसे मैनेज करें। सर। अभी आपने एक ऑप्शनल की बात कही थी कि जो ऑप्शनल की तैयारी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने जो आपको रिस्पॉन्स क्वेश्चन भेजे थे जो पार्टिसिपेंट्स के थे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल से ही रिलेटेड थे यस सर। कि यस सर। हमें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहिए, क्योंकि यस वो सर। एक यस डिसाइडिंग सर। फैक्टर होता है। 2 पेपर यस होते सर। हैं, 500 यस। नंबर यस के, सर। यस सर। यस सर। 500 मार्क्स होते हैं। सो जैसे आपका भी एक आपका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से रहा है, यस जो सर। कि एक यस सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट खुद में ही है यूपीएससी की यस तैयारी सर। के लिए, यस बट सर। आप मैथमेटिक्स के लिए गए क्योंकि आपका यस ऑप्शनल सर। मैथमेटिक्स था। सो यस सर। आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने के लिए? और इन जनरल ये तो आपका मैथ है जो कि एक अपने आप में एक पिक्यूलियर सब्जेक्ट है जो बहुत लोग नहीं लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं मैथ सिविल इंजीनियरिंग। और इन यस जनरल सर। आप क्या सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को कि वो क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करें ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने के लिए, यस क्योंकि सर। बहुत यस। एक जरूरी चीज है। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, तो जरूर लेना था सर। और मैथ्स मतलब देखो, पहले तो मेरा ऑप्शनल था मैथ्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ धीरे धीरे कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक था, एंड मतलब मैं डिसेंट भी था सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सो बट मैंने स्टिल सिविल इंजीनियरिंग मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मेन रीजन था कि मेरा इंक्लिनेशन मैथ्स के तरफ ज्यादा था, ठीक है। जेई के टाइम हो या स्कूल के टाइम हो, मुझे मैथ्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। मतलब एक टाइम तो था कि मैं चाहता था सिविल इंजीनियरिंग ले लूँ, बट धीरे धीरे मैंने जब मैथ्स का वो देखा सिलेबस, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, ठीक है, एंड लोगों से थोड़ा रिव्यूज दिया, तो मुझे मिला जुला के लगा मैथ्स जो है वो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एंड उसको मैं कर लूंगा, एंड इसमें मैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। सो मैथ्स था। अब जो है अगला सवाल ये है कि लोगों को ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, बिल्कुल। कौन सा लेना हम्म। चाहिए, है ना। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ऑप्शनल के बारे में ज्यादा सोचना मत। अगर आप बिगिनर हो, जैसे आप चाह रहे हो कि नहीं मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दूंगा 2022 का, देन आप सोचोगे नहीं कि अभी मुझे पता चल जाए मैं कौन सा ऑप्शनल लो, कोई मुझे बता दे कि ये ऑप्शनल ले लो, है ना। ठीक। तो आंसर मेरा ये है कि इसका यूनिवर्सल आंसर नहीं है। कुछ मैं पैरा टेस्ट बता सकता हूँ जिसको आप लगाओ और देखो कि आपका कौन सा ऑप्शन आपको लेना है। तो सबसे पहले जो मैं बोलूंगा कि आप जब जीएस पढ़ रहे हो ना, तो हो सकता है जीएस का कोई पर्टिकुलर पोर्शन आपको इंटरेस्टिंग लग जाए। फॉर एग्जांपल, आप जीएस जब पढ़ रहे थे, आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। सो पॉलिटी से रिलेटेड जो है एक पीएसआईआर ऑप्शनल होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, हो हम्म। सकता है आपको वो आप लेना आप चाहोगे, ठीक है। तो ऑप्शनल को चुनने के लिए जो सबसे जो प्राइम क्राइटेरिया मैं रखूंगा वो है इंटरेस्ट, ठीक है। एंड इंटरेस्ट जो है, या तो आपको बहुत बचपन से कोई चीज में इंटरेस्ट है, जैसे मेरा मैथ्स में था, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, या तो आप चेक करो जब आप जीएस का सिलेबस पढ़ रहे हो उसको देखो कि उसमें अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग गया, जैसे पॉलिटी या हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लग गया, इकोनॉमी इंटरेस्टिंग लग गया, तो उनसे रिलेटेड ऑप्शन उठा लो। जैसे इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स है ना, हिस्ट्री का हिस्ट्री ऑप्शन है ही, ठीक है, तो इनमें उठा लो। या फिर अगर मान लो पूरे जीएस में आपको कोई भी ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग लगा नहीं, ठीक है, सब आप बस पढ़ रहे हो क्योंकि सिलेबस में पढ़ना है ना, कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट स्टिल आपने कोई अदर सब्जेक्ट किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फिलोसॉफी पढ़ा होगा, जैसे इंजीनियरिंग में बहुत लोग ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज करते हैं ना,
सो हो सकता है कि आपको फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो या हो सकता है आपने साइकोलॉजी के कोर्सेज किए हो या सोशियोलॉजी के कोर्सेज किए हो कभी, ठीक है, तो उनमें आपको इंटरेस्ट है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप क्या करो कि एक तो इंटरेस्ट आपको जहाँ जहाँ आपको लगा कि आपने कुछ पढ़ा है तो उससे इंटरेस्ट है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्या करो, आप पुराने साल के पेपर्स को जाके देखो उस ऑप्शनल का, ठीक है, वो आराम से मिल जाएगा, मैंने लिंक भी शेयर कर रखा है पेपर्स का, या फिर आप गूगल सर्च करोगे बड़े आराम से हर ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, ठीक है, यूपीएससी के वेबसाइट पे भी मिल जाता है। तो वो आप देखो, बट देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि है क्या। एंड अगर आपका टेक्निकल ऑप्शनल आप लेने का सोच रहे हो तो पक्का है कि आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। बट अगर आपका ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है, फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी, तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगा पूछ क्या रहा है, फैमिली के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, या कास्ट सिस्टम पे पूछ रहा है, तो जैसे वो आसान है। बट टेक्निकल में आपको हल्का हल्का आइडिया लगेगा कि मतलब किन टॉपिक्स को ज्यादा पूछ रहे हैं। उसके बाद सिलेबस थोड़ा देखो, फेमिलियरिटी है कि नहीं आपका सिलेबस के साथ। इसके बाद मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा मतलब जो पास्ट ईयर्स के जो टॉपर है ना उस ऑप्शनल के, उनकी थोड़ा टॉपर टॉक्स देख लो, ठीक है। टॉपर टॉक्स आराम से यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है, वो देखो। इसके बाद उनका जो भी स्टैंड है कि ये पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत लोग कहते हैं कि ये सेपियंस एक नोवेल आता है, ठीक है, युवल नोआ हरारी की, वो आप पढ़ सकते हो। तो उनसे आप देखोगे आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शनल जो होता है ना, दैट इज मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है ऑप्शनल में, ठीक है। तो काइंड ऑफ जैसे अगर मैंने मैथ्स लिया तो मुझे बीएससी लेवल का मैथ्स मैंने पढ़ा है, ठीक है, भले ही सारा नहीं पढ़ा बट मोस्टली जो लेवल रहता है वो बीएससी लेवल का रहता है। तो ग्रेजुएशन लेवल की आपको चीजें पढ़नी है ना। सो इसलिए आपको इंटरेस्ट जरूरी है, तभी आप ऑप्शनल पढ़ पाओगे, है ना, क्योंकि ऑप्शनल भी काफी बड़ा रहता है सिलेबस, ठीक है, ये पॉइंट है। इसके अलावा जो अच्छी चीज मैं ये बोलूंगा कि पहले होता था कि कुछ ऑप्शनल जो होते थे ना वो काफी रिवार्डिंग होते थे, जैसे मेरा मैथ्स है, ठीक है, आप शायद 18 का अटेम्प्ट देखोगे तो बहुत सारे आपको मैथ्स में मार्क्स दिखेंगे लोगों के, जैसे कनिष्क कटारिया टॉपर है, ठीक है, टॉप 10 में और भी शायद 1 या 2 लोग हैं। सो तो लोगों को लगता था कि ऑप्शनल बहुत ही अनफेयर हो रहा है ना, ठीक। लेकिन मैं बिल्कुल। ये काउंटर ऐसे करूंगा इसको कि अब जो है यूपीएससी ऑप्शनल का जो इफेक्ट जो है उसको कम करने के लिए उसने जीएस में मार्क्स देना चालू कर दिया लोगों को ज्यादा। और पॉइंट नंबर 2, सारे ऑप्शनल जो है ना अब वो फीचर कर रहे हैं लिस्ट में। अगर आप इस बार का 19 का रिजल्ट देखोगे ना तो आप बहुत इनकरेजिंग आपको मतलब फील होगा। जैसे टॉपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, आई थिंक थर्ड रैंकर इकोनॉमिक्स का है, 7th या 8th रैंकर या 9th रैंकर जो भी है वो साइकोलॉजी ऑप्शनल है। तो सारे ऑप्शनल आपको दिखेंगे अंदर। मैथ्स का 7th रैंकर शायद मैथ्स का है। तो सारे ऑप्शनल से मार्क्स आ रहे हैं, सीधी बात है ना। सो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मेरा जो ऑप्शन है वो मार्क्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दो बातें, या तो आपके ऑप्शन में मार्क्स आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे मेरे मैथ्स में आ जाता है 350 टाइप, लोगों को लगता है मैथ्स में तो बड़े आराम से आ रहा है। बट इसका कुछ नेगेटिव्स भी चीज है कि आप जब 350 ला रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करना भी पड़ता है, जिसके कारण जीएस का प्रिपरेशन हैम्पर भी होता है बहुत बार, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे ज्यादा नंबर अगर आ भी जाते मैथ्स में तो जीएस मेरा थोड़ा खराब हो सकता है क्योंकि टाइम उतना नहीं दे पाता हूँ। और दूसरा चीज क्या है ना, कुछ ऑप्शनल का जो है आपको डायरेक्ट इफेक्ट आप गेज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी हो तो हो सकता है कि आपको सोशियोलॉजी में 300 ही मार्क्स आए, ठीक है, बट जो सोशियोलॉजी जो आपने लिया इससे आपको जीएस का पेपर 1 जो है सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको आप अच्छे से आंसर्स कर सकते हो, वहां पे आप स्कोर कर सकते हो, या एसए में आप स्कोर कर सकते हो अच्छा, ड्यू टू योर सोशियोलॉजी ऑप्शन। सो इसीलिए सारे ऑप्शनल के कुछ ना कुछ प्रोज है कॉन्स है। तो कुछ ऑप्शनल जो है जैसे मेरा मैथ्स है वो डायरेक्टली बस मुझे मार्क्स दिलाता है, इसके अलावा मेरा जीएस में कोई हेल्प नहीं करता है ना। सो इसीलिए ऐसा वो नहीं होना, डिसहार्टन नहीं होना कि इस ऑप्शनल में 330 आ रहे हैं तो फिर यही लोग जो है सारे सीटें ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। भले ही अगर हमने ज्यादा भी नंबर ले आया तो हम लोग को कहीं नुकसान होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑप्शनल तैयार करने में ज्यादा टाइम लग जाता मैथ्स, ठीक है, इसके अलावा हमें जीएस में हेल्प नहीं मिल रहा। तो मिला जुला के मेरा ये कहना है कि सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, आपको जो जिसमें इंटरेस्ट है आप उठा लो, ठीक है। अगर आपको लगता है ये आप कर लोगे, ठीक है, इसमें मतलब जो भी ग्रेजुएशन लेवल तक का जो भी पढ़ना पढ़ लोगे मतलब, ठीक है, तो आप उठा लो, ठीक है। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर देखो, टॉपर स्टॉक देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो ऑप्शनल के लिए इतना चिंता नहीं करना है। ऑप्शनल जो है आप जब प्रिपरेशन आपका एटलीस्ट 8-9 मंथ्स हो जाए तब आप ऑप्शनल कर लेना, ठीक है। तो आप थोड़ा मैच्योर भी हो जाओगे प्रिपरेशन के साथ साथ, तो आप सही डिसीजन ले लोगे बाद में, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैं चाहूंगा आप ऑप्शनल से रिलेटेड एक और सवाल का जवाब दें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आपने भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जिसमें आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, बट आपने सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस एंड देन इंटरव्यू सर। फाइनल सिलेक्शन आपने लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि ये तो आपकी मान लीजिए एक बार की ऐसा एक बार फेलियर है, लेकिन कई बार लोग 2 बार 3 बार यस सर, 4 यस सर, यस सर, अटेम्प्ट बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्वालिफाई होता है। सो एक लंबी जर्नी है जिसमें आप 4-5 साल इन्वेस्ट करते हैं अपना रेगुलरली, एक कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस मैनर में। सो उस केस में हमें कैसे अपने माइंड को उतना ट्रेन रखना है कि हम थोड़ा डिसहार्टेन ना हो, यस स्ट्रेसफुल सर, ना रहे, क्योंकि एक लंबी जर्नी है जो जिसमें यस सर, आपको मैनेज करना पड़ेगा। और साथ ही यस साथ सर। मैं ये भी पूछूंगा कि इसमें स्ट्रेटजी का एक सेकंड सर, आवाज मतलब नहीं आ रही थी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर? क्या रोल है, जैसे यस आपने सर, हो सकता सर है कि इस राहुल बार सर। ऐसा, तो हाँ मैं यस ये सर, कह रहा था यस मैं, सर, एक बार हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि पहले तो मैं साथ ही साथ ये भी आपसे माइंडसेट को कैसे मेंटेन रखना है उस पूरे फेलियर के टाइम में, ताकि हम सर, अगेन उतना स्ट्राइव कर सकें अपने सक्सेस के लिए। और साथ ही यस साथ सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी में हमें कैसे चेंजेस लाने होते हैं। जैसे अभी यस आपने सर, बोला कि आपने भी कुछ अपने स्ट्रेटजी में चेंजेस लाए यस थे, सर, और यस स्पेशली सर, रिगार्डिंग ऑप्शनल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शनल में सही में उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए लोग फाइनल टाइम में प्रीलिम्स और मेन के टाइम के बीच में अपने ऑप्शनल को स्विच करते हैं उस 3 महीने यस में, सर, ताकि वो अच्छा मार्क्स, जो आपने भी सुना होगा कई यस बार, सर, ये मोर और लेस कॉमन चीज यस है। सर, तो यस उसके सर। बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, एक फेलियर को कैसे हम्म, मेंटेन रखना है, फेलियर से हम्म, कैसे डिसहार्टेन नहीं होना है, और उसको कैसे एक स्ट्रेंथ के रूप में लाना है, और साथ ही साथ स्ट्रेटजी पे कैसे काम करना है उस यस उस सर, पर्टिकुलर टाइम पे। यस सर। सर फेलियर से जो डिसर्टन नहीं होने वाला है सर, पहले तो उसके लिए मैंने यही सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं दे रहा था तब मुझे थोड़ा लगा था कि शायद यूपीएससी इजी होगा। ठीक है, वो मेरा मतलब इजी तो नहीं है, बट मतलब आपको थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, मतलब मैं ये बोलूंगा रदर देन डिफिकल्ट, चैलेंजिंग है। ठीक है, तो आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड फुलफिल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं मतलब नहीं कर पाया था तो काफी डिसर्टन होता है, इसमें नो डाउट, हम्म, क्योंकि बहुत टाइम प्रिपरेशन में 2 साल आपने लगाया, देन आपका पहला स्टेज नहीं हो रहा तो आपको हम्म, बहुत बुरा हम्म, लगेगा ही, है ना। सो मैंने क्या हम्म, किया था कि स्टार्टिंग में जब फेल हो गया था मैं तो थोड़ा ब्रेक ले लिया था। ठीक है, मैंने कहा एक हफ्ते अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं। ठीक है, कि इधर उधर थोड़ा दिमाग लगाना, मे भी मूवी देखना है, इधर जाना, तो जब भी ऐसा होता है तो कुछ टाइम आप ब्रेक ले लीजिए एग्जाम से। ठीक है, देन दोबारा आइए। देन एक बार मैंने क्या किया था, थोड़ा डायरी में लिख लिया था कि क्या क्या चीजें मुझे लग रही है गड़बड़ की मैंने। फॉर एग्जाम्पल, जब मतलब कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी तभी आपका फेलियर आ रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत मतलब आप पे कोई नेगेटिव कुछ वो दस आया जो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी, दैट इज वाई यू फेल्ड। ठीक है, सो उनको आइडेंटिफाई करो। बहुत बार हो सकता है आप खुद नहीं पता आपको क्या गड़बड़ कर रहे हो सकता है अपने फ्रेंड से पूछ लो, उसे पता होगा बेटर कि ये चीजें गड़बड़ कर रहे हो। देन आप क्रिटिसिज्म के लिए थोड़ा तैयार रहो। ठीक है, कि ये क्रिटिसिज्म है, तो मैंने थोड़ा अपना एनालाइज किया क्या गड़बड़ किया। जैसे मैं गड़बड़ क्या कर रहा था, टेस्ट कम दिए थे मैंने। ठीक है, हम्म, सबसे बड़ी बात तो, और मैंने रियल एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं किया था, जैसे ओएमआर शीट फिल करने वाली चीज होती है ना, एंड हम्म, टेस्ट को अननेसेसरीली डिले करना। ठीक है, कि भाई अभी हम्म, बाद में दूंगा, 15 दिन पहले दूंगा टेस्ट, ऐसे नहीं चलता। टेस्ट जो है 3 महीने पहले स्टार्ट कर देना पड़ता है प्रीलिम्स का, है ना। भले ही आप हम्म, कम दो बट स्टार्टिंग कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप टेस्ट देते हो तो आपको गलती आपको दिखने लगती है ना, तो जिनका हम्म, कोर्स करेक्शन आप कर सकते हो। बट अगर आप टेस्ट 15 दिन पहले दे रहे हो तो आपके पास समय थोड़े है कि आप चेंजेस ले आओगे अपने स्ट्रेटेजी में या अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, सो वो हो गया पॉइंट नंबर 1। और भी चीजें, जैसे मैं क्या गलती करता था कि बहुत ज्यादा पढ़ता था, रिवीजन कम करता था, है ना। सो वो जो है रिवीजन वाली चीज, ये सब मैंने किया। और जो मोटिवेशन जो था, मैंने ऐसा सोचता था कि अगर मैंने गलतियां सुधार ली तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार कर ही लूंगा। ठीक है, कि और भी था कि बहुत सारे लोगों को देखता था जिनका, जैसे बहुत लोग जो है, जैसे आपने बोला ना 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं होता है, तो एग्जैक्टली। इस बार का ही मैं बता दूं कि जो 6th रैंकर था, चलो उस मेरे टाइम पे क्या था कि हमारे लाइब्रेरी में एक सीनियर थे। ठीक है, उनका 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ठीक है, 2 बार उनका प्रीलिम्स हुआ नहीं, मेरा तो एक ही बार नहीं हुआ था। ठीक, बट थर्ड अटेम्प्ट में हम्म, उनकी 151 रैंक आई। तो मैं ऐसे सोचता था कि यार हो सकता है प्रीलिम्स ही फर्स्ट स्टेज है जो क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा अलग टाइप का है। तो इस तरह से मोटिवेटेड था कि भाई एक बार किसी तरह प्रीलिम्स क्लियर कर दो तो बाकी के स्टेज जो है जरूर क्लियर कर जाएंगे, उसमें थोड़ा सा सर्टेनिटी है, अगर आप मेहनत करोगे तो ज्यादा सर्टेनिटी है। तो मेरे जो ओपिनियन में ये था कि प्रीलिम्स जो अभी मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स काफी अनसर्टेन है। जरूरी नहीं है कि आप जितना मतलब आप जितना मतलब नॉलेजेबल पर्सन हो या आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज जितनी है उस हिसाब से आप
मतलब मार्क्स आ जाएंगे, हो सकता है कभी कभी ना आए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो है आपके जो जिस दिन आपने एग्जाम दिया उस दिन जो आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन था वो आपका चले गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल को ए और सी में कंफ्यूजन था, आपने ए लगाया और आंसर ए ही निकला, ऐसे 8-10 क्वेश्चन हो गए कम से कम, ठीक है। तो देन इसी में आपका डिसाइड हो जाता फाइनली कट ऑफ। तो ये सब है थोड़ा थोड़ा चीजें, बट इसको मिनिमाइज ऐसे कर सकते हो जब आप सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट देते हो, रिवाइज करते हो, देन सिलेबस का हर एक हम्म। एस्पेक्ट कवर करके जाते हो, तो आप अपने जो चांसेस है ना वो पूरे एकदम अच्छे कर लेते हो, है ना। श्योरिटी तो कभी नहीं आएगी, मैं अब भी श्योर नहीं हूँ कि मेरा इस बार प्रीलिम्स होगा कि नहीं, बट हाँ चांसेस अच्छे कर दिए हैं कि धीरे धीरे पढ़ते जा रहा हूँ, टेस्ट देते जा रहा हूँ, रिवाइज करते जा रहा हूँ, तो चांसेस अच्छे होते जाते हैं। तो ये एक तरह से मोटिवेशन और भी है जो मोटिवेशन, जैसे कुछ लोग जो मोटिवेट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, है ना, कि सबके साथ ये होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको मन करेगा कि तैयारी छोड़ दे, है ना, क्या ही रखा है यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, मैं भी प्राइवेट जॉब में चले जाऊं, है ना, इस तरह से लगता है मोस्टली लोगों को। तो मोटिवेशन के अपने अपने तरीके होते हैं। तो जैसे मैं जो मेरा मोटिवेशन का तरीका था, मैं टॉपर स्टॉक खूब देखता था, ठीक है। हम्म। तो जो पास्ट ईयर के टॉपर थे उनमें कुछ ना कुछ मतलब बार बार रिमाइंड होते रहता था कि ये लोग भी साधारण ही लोग थे, बस एग्जाम क्लियर कर लिया तो ये असाधारण लगने लग गया अब हमें, है हम्म। ना। ये तो हो गया। और इसके अलावा जो कुछ लोग क्या करते हैं कि लवासना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है हमारा, हम्म। जानते ही होंगे, सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से ठीक है। तो उसके जो वीडियोस होते हैं वो भी देखते हैं बहुत लोग, कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स का जो लाइफ स्टाइल है उससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको जिस भी तरीके से मोटिवेशन मिलता है आप कीजिए। मैं लवासना के वीडियोस ज्यादा नहीं देखता था, ठीक है, मैं ज्यादा टॉपर स्टॉक देखता था, उससे मुझे हाँ, ज्यादा खुद के मोटिवेशन। तरीके, मोटिवेशन के तरीके आपको यस, खुद भी खुद ढूंढने आपको पड़ेंगे। डिवाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको संदीप महेश्वरी के वीडियो से मोटिवेशन मिलता हो, सो गो फॉर इट, मतलब मैं ऐसा मना नहीं करता, बट मेरा यही था, मैं टॉपर स्टॉक ज्यादा देखता था। इसके अलावा जो अब जो एक और चीज है, जैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो मेरा ये मतलब सबसे पहले तो ये समझना है कि ये एग्जाम इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता है ना, इसमें रिवॉर्ड में बहुत टाइम लगता है। पहला रिवॉर्ड आपका कब आएगा, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, है ना। दूसरा रिवॉर्ड होगा जब मेंस क्लियर, थर्ड रिवॉर्ड या फाइनल रिवॉर्ड है जब फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब खुशी आती है चेहरे पे ठीक है। सो इसलिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, जैसे आप मान लो मतलब मोटिवेटेड रहने के लिए मैं ऐसे करता था, मैं टेस्ट के थ्रू रहता था, कि जैसे मैं डिसाइड कर लेता था इन 15 दिन में ये टेस्ट देना है, ठीक है। सो मान लो इस 15 दिन के अंदर मैं इतना सिलेबस कवर करूंगा, देन ये वाला टेस्ट दूंगा। तो उसके बाद मैं कुछ जैसे कभी बाहर खाने चले जाता था, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, या मूवी देख लेता था। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप कोई टास्क जो है उसके साथ रिवॉर्ड अटैच कर सकते हो, ठीक है। इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे, एंड ऐसा नहीं कि आप पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट कर दोगे। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या करो, बीच बीच में अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहा करो, ठीक है। जो भी आपका रिवॉर्डिंग तरीका है, जैसे मेरा मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मैं मतलब मान लो अगर मेरा टारगेट्स खत्म हो जाता था दिन का, तो मैं रात में क्रिकेट के हाईलाइट्स देखता था पुराने, ठीक है। तो आपके जो भी आपको तरीका लगता है मोटिवेट रहने का, बस मेरा सजेशन ये है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते मत रहो, कि बिल्कुल आप ब्रेक ही नहीं ले रहे हो या रिक्रिएशन में जा ही नहीं रहे हो, तो वो गड़बड़ है ना। 8 से 10 घंटे भी आप पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है एग्जाम के लिए, ठीक। जी आवाज आ रही है सर? हेलो? अरे हाँ आ रही हेलो? है, आवाज आ रही है आपकी, जी क्लियर आ रही जी सर, हाँ एक एक सवाल और था ना। जी जी सर, आवाज आ रही है? हेलो सर? है। सर आपकी आवाज तो आ रही है, जी जरा हो जी हाँ, तो सकता जी मैं आगे बढ़ूँ क्या, चेंजेस इन ऑप्शनल वाला जो सब्जेक्ट था उस पे आऊँ क्या, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो पूछ रहे थे कि ऑप्शनल जो चेंज कर रहे थे। है। आप सर कंटिन्यू करिए, आप आंसर करिए, मैं उसको करने की। जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ। तो बहुत लोग जैसे ऑप्शनल चेंज की बात करें, लकीली मैंने किया नहीं है, बट एटलीस्ट मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि ऑप्शनल जो भी चेंज करना है ना, तो एग्जाम से कम 1 साल पहले कर लो। जैसे आप प्रीलिम्स मान लो अभी अपेयर हो रहे हो 2021 में, तो 8-9 महीने या 1 साल पहले कर लो, ताकि सफिशियंट टाइम हो कि आप ऑप्शन कवर कर लो बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, कि आपने नया ऑप्शन ले लिया, देन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कवर कर रहे हो। इतना टाइम होता नहीं है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कि आप नया ऑप्शन तैयार कर लो। कोई भी सिंगल ऑप्शनल नहीं होगा जो आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर सकते हो न्यू से। सो बेटर ये देखो, एक चीज ये होता है कि बेस्ट तो स्ट्रेटेजी ये रहता है कि ऑप्शनल जो है आप